ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्योरीज आईटीआई सेकेंड ईयर का जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज का 7वां पार्ट कराएंगे, भाग 7 है। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए मैं बता दूँ, ये वेबसाइट यहाँ पे लिखी गई है www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इसके पहले के जो पार्ट 6 हो रखे हैं उसके भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे करना है, आपको अपने मोबाइल में ओपन करना होगा इस वेबसाइट को। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपका फ़ोन में कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ कॉर्नर पे आपको 3 डॉट टाइप के दिखाई देंगे राइट साइड में। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना आप। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको कोर्स का दिखाई देगा। कोर्स पे आप क्लिक करोगे, जब कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको फिर स्क्रीन में वहाँ पे फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा, जो फिटर थ्योरी लिखा हुआ है आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। वहाँ पे क्लिक करोगे तो अंदर जाने पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर। आप फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना, उसमें फिर नीचे को स्लाइड करेंगे आप तो आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। कहने के मतलब है कि लैपिंग की बात कर रहा है। जब हमारा लैपिंग होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं उसमें हमारा जॉब होगा और लैप टूल होगा। तो जॉब और लैप टूल होता है, तो जब लैप टूल लैपिंग का वर्क करता है तो दोनों में क्या होगा, आपस में फ्रिक्शन होगा, क्योंकि भाई उसको घिसना है। जैसे फाइल से आप किसी जॉब को घिसते हो, फाइलिंग करते हो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो वैसे जब लैपिंग टूल के द्वारा हम किसी जॉब की लैपिंग करेंगे तो लैप टूल और जॉब के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमारा लैप भी गर्म होगा और जो हमारा जॉब है वो भी गर्म होगा। तो लैप और जॉब दोनों को गर्म होने से बचाने के लिए और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम उसमें लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, जो कि लुब्रिकेंट उस टेम्परेचर को कम करता है। तो लुब्रिकेंट के रूप में हम किसको यूज करेंगे, तो ये सारे यूज किए जाते हैं, बट ये पूछ रहा है तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए। तो कॉपर और उसके एलॉय के लिए जो है हम सॉल्युबल ऑयल यूज करते हैं। जो ऑप्शन 3 है आपका, घुलनशील तेल या सॉल्युबल ऑयल। ठीक है, सॉल्युबल ऑयल भी बोलते हैं इसको, या फिर बेंटोमाइट ऑयल का भी यूज किया जाता है। बेंटोमाइट ऑयल, सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट ऑयल, इसे सॉल्युबल ऑयल को हिंदी में घुलनशील तेल कहते हैं। इसका यूज किया जाता है कॉपर या उसके एलॉय के लिए या फिर नॉन फेरस मेटल के लिए। नॉन फेरस मेटल, अलव धातु। ठीक है, कॉपर उसका एलाव है या नॉन फेरस मेटल हो, उसके लिए जो हम लैपिंग लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो हमारा सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट ऑयल होता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे एक लैपिंग टूल आपको दिखाया गया और पूछ रहा है इस लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बाहरी सतह के लैपिंग टूल, ठीक है, कि बाहरी सरफेस के लिए ये लैपिंग टूल यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है आंतरिक सतह के लिए। ऑप्शन सी है आपका तीसरा वाला बाहरी बेलनाकार सतह के लिए, और चौथा है आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए। तो आप देख रहे हैं लैपिंग टूल है, यहाँ पे आपका लैपिंग चार्ज कर दिया जाएगा तो इसके अंदर जॉब चला जाएगा। मतलब यह लैपिंग टूल खोखला है तो ये जॉब को ऊपर चढ़ जाएगा और इसके बाहरी सतह की लैपिंग करेगा। कैसा है, जॉब बेलनाकार आकृति में है तो इसका मतलब यह बेलनाकार जॉब की लैपिंग करेगा, किसकी, बाहरी सतह की। टूल को देख के लग रहा होगा ना, खोखला है तो जॉब इसके अंदर चला जाएगा, इसका मतलब जॉब के ऊपरी सतह की लैपिंग करेगा। कैसा है, या बेलनाकार आकृति का है तो बेलनाकार जॉब का करेगा। तो ऑप्शन सी तीसरा में देख रहे होंगे आप, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल, इसका मतलब ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल आसान है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने पेड क्लासेस ज्वाइन किया था उनको तो मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई थी। नेक्स्ट है उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइज में 723 डिग्री रहेगा। यहाँ पे 723 डिग्री के बाद बदलता है। मतलब हीट ट्रीटमेंट में वह टेम्परेचर कौन सा होता है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलने लगता है। 723 डिग्री पे पहुंचने के बाद जो हमारा स्टील होता है उसमें कार्बन घुलना आरंभ होता है।
जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टील में कार्बन कब घुलता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है तो उसके बाद उसमें कार्बन घुलना स्टार्ट होता है। जब कार्बन स्टील में घुलता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है और वो ऑस्टेनाइट में बदलने लगता है। जब कार्बन पूर्ण रूप से स्टील में घुल जाता है तब वह संपूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाता है और वह उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और जहां से वो बदलना प्रारंभ होता है, या कह लीजिए जहां से स्टील के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना शुरू होता है या कार्बन घुलना आरंभ करता है, या कह लीजिए वह ऑस्टेनाइट में उसका स्ट्रक्चर बदलना आरंभ होता है, तीनों चीजें एक ही बात है। तो वह टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है और इस 723 डिग्री सेल्सियस को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मैंने बताया है कि किसी भी स्टील के लिए, किसी भी मेटल के लिए जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक समान होता है, सबके लिए 723 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज होता रहता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा सेम होता है, वह होता है 723 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, जहां से वह स्ट्रक्चर हमारा ऑस्टेनाइट में बदलना शुरू होता है। जब वह संपूर्ण रूप से बदल जाएगा तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है। गर्म स्टील है हमारी, उसको हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उसकी जो पुरानी स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देते हैं। मशीनन करने योग्य, मशीनन का मतलब होता है जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके, जिस जॉब को आसानी से काटा और घिसा जा सके, तो बोलते हैं इसमें मशीनेबिलिटी की गुण है। मशीनेबिलिटी का गुण मतलब मशीनन योग्य है, उसे हम आसानी से काट सकते हैं, घिस सकते हैं, किसी आकृति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो यह प्रोसेस होता है एनेलिंग में। दरअसल क्या होता है कि जब भी हम किसी जॉब को किसी शेप में बदल रहे होते हैं, मान लीजिए आपके पास सीधी रॉड है, आपके पास सीधी रॉड है, आपने इसे क्या किया, मोड़ दिया गोलाई में। आप जब इसे गोलाई में मोड़ेंगे, पीट पीट कर ही मोड़ेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, खिंचाव होगा। तो जहां पे आप पीटेंगे वहां पे क्या होगा, उसकी आकृति मतलब उसके प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, चीमड़ टाइप का हो जाएगा। चीमड़ हो जाएगा तो जल्दी घिसेगा नहीं। पता चला पहले आपकी जो सीधी रॉड थी वो तो सॉफ्ट थी, आप आसानी से उसे घिस सकते थे, फिनिश कर सकते थे। लेकिन हमने जब इस रॉड को इस आकृति में चेंज किया तो हैमर वगैरह का चोट पड़ने की वजह से क्या हुआ, उसमें चिमड़पन आ गया, वह थोड़ा हार्ड टाइप का हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज बदल गए, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। अब इसे काटना या घिसना आसान नहीं होगा, जबकि पहले हमने उसी हिसाब से लिया था ताकि हम इसे आसानी से काट घिस सके। तो इसके गुण को जब हमने इस रूप में चेंज किया तो इसके गुण को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, एनेलिंग करते हैं, ताकि इसके ग्रेन फिर से सही हो जाए और फिर हम इस पर मशीनन आगे की प्रोसेस कर सकें, उस पर काट घिस सकें। तो होता है हमारा एनेलिंग। नेक्स्ट चलेंगे, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाली गर्म स्टील का नाम क्या है। एक नई संरचना एक नया स्ट्रक्चर में बदल जाता है और तेजी से ठंडा करने पर वह होता है। हीट ट्रीटमेंट में बताया गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो, कि किसी भी स्टील को जब हम गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, आपको मालूम है 723 डिग्री सेल्सियस पर उसमें कार्बन घुलना आरंभ करेगा। जब कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है तो उसको हम ऑस्टेनाइट बोलते हैं कि ऑस्टेनाइट में बदल चुका है, और वह कब होता है, वह होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। वहाँ से जब हम स्टील को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वह सॉफ्ट होगी। धीरे धीरे ठंडा करने पर क्या होता है, स्टील सॉफ्ट रहती है। और अगर हम तेजी से ठंडा करते हैं तो स्टील हार्ड हो जाती है, उसमें हार्डनेस का गुण आ जाता है। और तेजी से जब ठंडा करते हैं तो जो हमारी स्टील का स्ट्रक्चर होता है वह एक नए स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे मार्टेनसाइट बोला जाता है। जो ऑप्शन आपको यहां दिख रहा होगा मार्टेनसाइट होता है, मार्टेनसाइट। ठीक है, तो जब हम तेजी से ठंडा करते हैं तो हमारी स्टील मार्टेनसाइट में बदल जाती है, और मार्टेनसाइट हमारा एक कठोर पदार्थ होता है, एक हार्ड पदार्थ होता है, इसीलिए स्टील में हमारे कठोरता का गुण आ जाता है। तो इसका मतलब जब हम स्टील को गर्म करके तेजी से ठंडा करेंगे तो किसमें बदलेगा, मार्टेनसाइट में बदलेगा, और मार्टेनसाइट हमारा एक हार्ड मटेरियल होता है, इसी वजह से स्टील में कठोरता के गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। काटने की क्षमता को जोड़ने, काटने की क्षमता को जोड़ने से मतलब है कि हमारी स्टील कटाई कर सके, दूसरे स्टील को काट सके, और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध, और वो स्टील जल्दी घिसे भी नहीं, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो वह होती है आपकी हार्डनिंग। ऑप्शन 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। हार्डनिंग का मतलब ये ना, हार्ड मतलब कठोर, कठोर मतलब जिसे ना ही काटा जा सके ना ही घिसा जा सके। यह खुद तो नहीं कटेगी लेकिन दूसरों को काट देगी, क्योंकि हार्ड है,
तो वही चीज़ कर रहा है, काटने की क्षमता को जोड़ना, मतलब हार्डनिंग कर देंगे हम किसी भी स्टील में तो काटने की क्षमता जुड़ जाएगी, मतलब वो दूसरे स्टील को काट पाएगी और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वो स्टील जल्दी घिसेगी नहीं। तो वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? हार्डनिंग के द्वारा। वह काटने लगती है, दूसरे को काट देती है और वो जल्दी अपने घिसती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, चरम भंगुरता मतलब जब बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस उत्पन्न हो जाए तो उसको थोड़ा दूर किया जाता है और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस, टफनेस और शॉक मतलब थोड़ा वो झटके को सहन कर सके। दरअसल ये प्रोसेस कब होता है? जब हम पहले हार्ड करते हैं किसी भी स्टील को, जब हार्ड किया जाता है हार्डनिंग के द्वारा, मतलब उसे हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और तेजी से ठंडा कर देते हैं। जब तेजी से ठंडा होती है तो मार्टेनसाइट में बदल जाती है और मार्टेनसाइट एक कठोर पदार्थ होता है, तो इस तरह से स्टील में कठोरता का गुण आ जाता है। तेजी से ठंडा करने पर कठोरता का गुण आ जाता है। तो जब वो कठोरता का गुण आता है तो आपको मालूम है किसी भी चीज़ में जो जितना अधिक कठोर होगा उसमें भंगुरता का गुण भी बढ़ जाता है। इसीलिए होता है ना कि मतलब स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएं तो वो कठोर होता जाएगा। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कार्बन बढ़ा दें, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप कार्बन की मात्रा ज़्यादा कर दोगे तो कठोर तो हो जाएगा लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का गुण उत्पन्न हो जाएगा। कार्बन की मात्रा अधिक तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ब्रिटलनेस का मतलब है कि अगर उस पर थोड़ा भी झटका लगेगा तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। आप चोट मारोगे तो क्या होगा? टुकड़ों में बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन घिसेगा नहीं जल्दी। तो आपको मालूम, जब आप कटिंग टूल आप यूज करते हो भाई तो उसमें थोड़ा बहुत झटका तो लगेगा ही। आपकी चीजल हो गई, उसको आप हैमर से ठोकोगे कि वो काट दे तो पता चला आपकी चीजल टूट के बिखर जाएगी। घिसेगी नहीं लेकिन टूट करके बिखर जाएगी। किसकी वजह से? ब्रिटलनेस की वजह से। इसीलिए जब भी हम किसी स्टील पे हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं उसके बाद हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, जिस वजह से हम उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि झटका लगेगा तो वह तुरंत टूट जाएगा। तो हम उसे यूज कर पाए इसके लिए हार्डनिंग करने के तुरंत बाद टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग में क्या होता है कि हम उसे 400 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं, जिससे कि उसमें तेजी से ही ठंडा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है? उसमें से जो भंगुरता का गुण है वो थोड़ा कम हो जाता है और फिर हम उसे यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे वही ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका? टेम्परिंग है, कि भंगुरता को दूर करने के लिए। चरम भंगुरता तो मतलब जब अधिक भंगुरता हो जाए तो उसको दूर करना, और वो शॉक रेजिस्टेंस मतलब झटकों को सहन कर पाए। तो भंगुरता हम कम कर देंगे तो झटकों को सहन कर पाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है। हार्डनिंग के तुरंत बाद टेम्परिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? कि स्टील को मान लीजिए हमें किसी टेम्परेचर तक गर्म करना है, ये हमारी मोटी स्टील है, ठीक है। अब स्टील को मान लीजिए मुझे 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, मैं इसे गर्म करूंगा 800 डिग्री सेल्सियस पे, जियो इसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत बाहर निकालूंगा कि 800 हो गया। 800 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद हम 4 मिनट 5 मिनट वो इसकी मोटाई पर और इसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है, तो थोड़ी देर के लिए हम उसी टेम्परेचर पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे कि इस स्टील का टेम्परेचर पूरा अंदर तक एक समान हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में जब 800 डिग्री सेल्सियस पे जियो 800 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो इसके बाहरी जो सरफेस होंगी स्टील की वो तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होंगी, क्योंकि चारों तरफ से टेम्परेचर मिल रहा होगा। लेकिन स्टील मोटी है ना, तो इसके बीच में टेम्परेचर 800 नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे 795 हो, 796 हो, क्योंकि बीच के हिस्सा तुरंत तो वहाँ तक गर्मी तो पूरी पहुँच नहीं पाएगी। चारों साइड तो 800 पहुँच गया पर बीच में कुछ कम रह जाएगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसे 800 डिग्री सेल्सियस पर ही रखते हैं, जिससे कि उष्मा को अवशोषित कर सके, सोख सके, जिससे कि इसका टेम्परेचर पूरा अंदर से बाहर तक एक समान हो सके। तो जितनी देर तक हम उसको रखते हैं उसको सोकिंग टाइम बोलते हैं। सोकिंग का मतलब सोखना, एक तरह से सोच लीजिए। सोकिंग टाइम या सोखना मतलब यह टेम्परेचर को सोख करके पूरा बॉडी का एक बराबर बनाता है। तो वही है कि स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर एक समय के लिए कह लीजिए या थोड़ी देर के लिए रखने की प्रक्रिया क्या होती है? तो वह होती है सोकिंग प्रक्रिया बोली जाती है। कौन सी प्रक्रिया बोली जाती है? सोकिंग की है। टेम्परेचर को सोखता है, अवशोषित करता है और पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक समान बनाता है, जिससे कि अंदर से बाहर तक पूरा 800 डिग्री सेल्सियस हो सके। तो यह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा, इस चीज को मैंने पहले भी बताया। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, यह कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा जानते हैं, नमक या कास्टिक सोडे का घोल, ठीक है। नमक होता है NaCl या कास्टिक सोडे का घोल या ब्राइन सॉल्यूशन। यह तीनों तेजी से ठंडा करने के लिए यूज किए जाते हैं।
पानी जो होता है और जो तेल होता है यह मध्यम गति से ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, जो हवा होता है वह धीमी गति से ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ वही पूछा है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में जो प्रयोग किए जा रहे हैं ब्रांड सोल्यूशन पानी तेल हवा, यह क्यों यूज किए जाते हैं? तो यह यूज किए जाते हैं क्वेंचिंग के लिए। क्वेंचिंग का मतलब होता है ठंडा करना, सोकिंग का मतलब टेम्परेचर को सोक करके सभी जो हमारी स्टील है उसकी बॉडी के टेम्परेचर को एक समान बनाना, और क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करना। किसी भी चीज पे आप पानी डाल करके उसे ठंडा करें तो बोला जाएगा कि वह क्वेंचिंग है। आपने अपने वर्कशॉप वगैरह में भी देखा होगा क्वेंचिंग टैंक होता है, जिस चीज में पानी भरा होता है उसको क्वेंचिंग टैंक कहते हैं, या तेल भरा होता है ठंडा करने वाली युक्ति जो है उसको क्वेंचिंग टैंक बोला जाता है। तो वही चीज है कि ऊष्माउपचार प्रक्रिया में जो यह हमारे पानी तेल यूज किए जा रहे हैं किस लिए यूज किए जा रहे हैं? तो क्वेंचिंग के लिए। क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करने के लिए, क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया को उपयोग किया जाता है? क्वेंचिंग मीडिया मतलब क्वेंचिंग मतलब ठंडा, मीडिया मतलब माध्यम, मतलब ठंडा करने का कौन सा वह माध्यम है जो विशेष मिश्र धातु मतलब स्पेशल एलॉय स्टील, विशेष मिश्र धातु इस्पात, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे स्पेशल एलॉय स्टील। स्पेशल एलॉय स्टील के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ब्राइन सोल्यूशन है यह स्टील को तेजी से ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो पानी होता है आपका यह प्लेन कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता है, प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील मतलब साधारण कार्बन स्टील के लिए। प्लेन का मतलब क्या? साधारण। अगर पूछे साधारण कार्बन स्टील के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया यूज होगा तो पानी होगा। पानी आपका आसानी से मिल जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। पानी मतलब क्या? पानी साधारण चीज है जो हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो इसका मतलब पानी जो होगा साधारण कार्बन स्टील के लिए होगा। पानी साधारण है और साधारण कार्बन स्टील के लिए यूज भी हो रहा है। तेल जो होता है हमारा एलॉय स्टील के लिए यूज होता है। अगर एलॉय स्टील की बात करें कि एलॉय स्टील को ठंडा करने के लिए कौन सा मीडिया यूज होगा, तो ऑयल यूज होगा, तेल यूज होगा। ठंडी हवा कब यूज होती है? ठंडी हवा कह लीजिए, एयर कह लीजिए, यह यूज होती है स्पेशल एलॉय स्टील के लिए। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लेना, इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो स्पेशल एलॉय स्टील के लिए ठंडी हवा, एक क्वेश्चन में पूछा भी था कि स्पेशल एलॉय स्टील के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया यूज करेंगे, तो ठंडी हवा का यूज करेंगे, या धीरे धीरे ठंडा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। (400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्माउपचार प्रक्रिया का नाम क्या? अभी मैंने पहले बताया था कि कभी भी हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के बाद तुरंत क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं, जिससे कि उसमें जो अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हुई हो उसको दूर किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत जो हार्ड की हुई, यहाँ लिखा है ना कठोरीकृत स्टील मतलब हार्डेंड स्टील मतलब हार्ड की हुई स्टील, हार्डेंड स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा किया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि पहले हार्डनिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कठोरीकृत स्टील मतलब हार्डेंड स्टील। स्टील को हार्ड किया गया, उसमें अतिरिक्त भंगुरता उत्पन्न हो गई, उसको दूर करने के लिए फिर हमने क्या किया? 400 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर गर्म किया और उसे ठंडा किया। वह प्रोसेस हो गया हमारा टेम्परिंग, जिससे कि हमने उस भंगुरता को कम किया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एनीलिंग का फायदा क्या है? तो जो हमारा एनीलिंग होता है वह आंतरिक तनाव को, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि हम दोबारा उस पर फिर अपना आगे की प्रोसेस कर सके, मतलब उसे काट सके, घिस सके, किसी और आकृति में बदल सके। क्योंकि देखिए ये ऑप्शन होने से रहा घिसने का प्रतिरोध को बढ़ाना। भाई ये तो हार्ड करोगे तब ना घिसने का प्रतिरोध बढ़ेगा, काटने की क्षमता उसमें भी हार्ड करोगे तब होगा, तो ये सब अलग ऑप्शन हो गए। जो पहला हो रहा है आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, यही होगा हमारा एनीलिंग। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट में कि स्टील के घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? कि स्टील के जो हमारे घटक हैं उनमें आंतरिक दोष, जो इंटरनल डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करने की प्रक्रिया क्या है? तो वो होती है आपकी स्टील की नॉर्मलाइजिंग। स्टील की नॉर्मलाइजिंग के द्वारा उसके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न होता है किसी भी मेटल के अंदर, वह जो दोष उत्पन्न होता है उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, उसको दूर करने के लिए स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। जैसे कोई इंसान है, अगर वो कभी
आपका टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो बोलते नहीं कि वह क्या है, स्ट्रेस में है, ठीक है। और अगर वो जब ठीक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अब नॉर्मल हो गया। जब ठीक हो जाता है आदमी तो क्या बोला जाता है कि उसका स्ट्रेस खत्म हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो उसी को बोलते हैं स्टील की नॉर्मलाइजिंग उसी तरह से है। जैसे इसके भी अंदर स्ट्रेस था, स्ट्रेस स्ट्रेन, इसके अंदर दोष उत्पन्न हो गए थे, जब स्टील को हमने नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मलाइजिंग हो गया। तो सेम उसी टाइप से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हल्के टार को संचरित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो हमारी की है जनरली दो टाइप की होती है, सैडल की और शंक की। कौन कौन सी मीन है? शंक की और सैडल की। शंक की वह होती है जिसमें हमारा यह शाफ्ट हो गया और इसके ऊपर हब हो गया, ठीक है। यह हमारी क्या शाफ्ट है और ऊपर है हब। हब मतलब शाफ्ट हो गया अंदर और इसके ऊपर हब है। हब का मतलब होता है पुली या गियर, पुली या गियर, उसको हब बोला जाता है जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ी होती है। तो शंक की में क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट होती है उसमें हम खांचा काटते की लगाने के लिए। शाफ्ट में हमने खांचा कर दिया, प्लस हब में भी खांचा, आधा खांचा शाफ्ट में, आधा खांचा हब में, दोनों में कटा होता है। आधा खांचा शाफ्ट में कटा होता है, आधा हब में कटा होता है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाते हैं की, इसमें लगाया जाता है की, ठीक है। अब ये की इसके अंदर जब लगाई जाएगी तो जो की आधी मोटाई होगी वो शाफ्ट के अंदर रहेगी, आधी हब के अंदर रहेगी। तो जिससे क्या होगा कि इसका स्लिप होने का चांस नहीं होगा और यह अधिक टार्क को संचरित करेगी। शंक की जो होता है वो अधिक टार्क को संचरित करती है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, वुडरफ की, जी वेट की, फीदर की, ये तीनों जो हैं ये शंक की के ही प्रकार हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सैडल की, एक शंक की एक सैडल की। सैडल की में क्या होता है, इसमें भी हमारी शाफ्ट होती है और शाफ्ट के ऊपर हब या पुली लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसमें जो है यह शाफ्ट हो गई और ऊपर क्या हो गया, हब हो गया। इसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट में खांचा नहीं काटा जाता है, शाफ्ट में खांचा नहीं काटा जाता, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटा जाता है। यह हब है आपका, तो हब में खांचा काटा जाएगा और इसी पे हमारी की को लगा दिया जाएगा। तो चूंकि यह यहाँ पे गोलाई में है शाफ्ट, तो जहाँ पे की को हमें लगाना होता है वहाँ पे शाफ्ट को क्या करते हैं, जो हमारे शाफ्ट होती है इसको थोड़ा सा घिस देते हैं ताकि की को बैठने के लिए आसान मिल जाए, फिर की को लगा दिया जाता है। या एक हालो सैडल की आती है, उसमें की के नीचे वाला हिस्सा ही क्या करते हैं, शाफ्ट की आकृति में ऐसे गोलाई में बना देते हैं ताकि यह शाफ्ट पे अच्छे से बैठ सके। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो की है वह शाफ्ट के अंदर नहीं लगाई जा रही, शाफ्ट के ऊपर रखी जा रही है, जो कि की और शाफ्ट के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से पावर ट्रांसफर करेगी। तो इसीलिए जब यहाँ पे ज्यादा टार्क होगा तो यह की स्लिप कर जाएगी। तो अतः जो हमारा सैडल की है यह हल्के टार्क को ट्रांसफर कर पाएगी, जबकि इसमें दोनों में खांचा कटा हुआ था जिस वजह से स्लिप होने का कोई चांस नहीं था। तो शंक की हमारा ज्यादा टार्क ट्रांसफर कर रही थी। तो यहाँ हल्के टार्क की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सैडल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़पन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं। किसी भी स्टील की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनकी स्ट्रेंथ, चिमड़पन है, डक्टिलिटी को कैसे प्रभावित होगी, तो वह होती है हार्डनिंग के द्वारा। क्योंकि जब हम मेटल को हार्ड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मेटल को हार्ड करने का मतलब वह काटने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, वो जल्दी घिसेगी नहीं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, सामर्थ्य बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, उसकी आंतरिक गुण जो सामर्थ्य था उसमें परिवर्तन आया ना। चिमड़पन है वह टफ हो जाएगा, जल्दी कटेगी नहीं, ठीक है, झुकेगी नहीं। तो इसका मतलब स्टील के आंतरिक गुणों में हार्डनिंग के द्वारा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सी बियरिंग है जिसकी ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। यहाँ पे दिया है नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर डेलॉय और लेमिनेटेड फेनोलिक्स, ठीक है। तो दरअसल हमारी बियरिंग जो होती है वह मेटल्स की भी बनती है, जैसे कास्ट आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, इन सब चीज़ों की भी हमारी बियरिंग बनाई जाती है। बैबिट मेटल है, स्वेट मेटल है, और कुछ जो बियरिंग होती है हमारी सिंथेटिक मटेरियल की बनाई जाती है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल से फायदा क्या होता है कि उनमें जंग लगने का खतरा नहीं होता है और वह सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होती है।
इसलिए हम इसका भी सिंथेटिक मटेरियल की बीयरिंग भी कुछ जगहों पे यूज करते हैं, क्योंकि भाई बाकी मेटल है, मेटल में जंग लग सकता है, लेकिन सिंथेटिक मटेरियल किसका है, देखो नायलॉन है, टेफ्लॉन है, प्लास्टिक हो गया, ये सब सिंथेटिक मटेरियल है। तो प्लास्टिक वगैरह में, नायलॉन में तो जंग लगेगा नहीं, तो इसीलिए क्या होता है हमारा सिंथेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है और इनमें जंग वगैरह नहीं लगता है, तो इसलिए भी अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो नायलॉन और टेफ्लॉन है यह भी हमारे क्या होते हैं, एक तो इसमें जंग नहीं लगेगा, दूसरा है सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग मतलब इनमें हमें अलग से लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती ऑयल वगैरह की, ये खुद लुब्रिकेटिंग करते हैं टेफ्लॉन या नायलॉन जो होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल के हैं बेरिंग, तो वो हमारा नायलॉन टेफ्लॉन वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊष्मी चालकता की बात किया था तो वह होता है लेमिनेटेड फेनोलिक, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। इसकी ऊष्मी चालकता कम होती है। दरअसल लेमिनेटेड फेनोलिक्स में है क्या, इन दोनों वर्ड का मतलब समझिएगा कि जो हमारे यहाँ पे है यह कॉटन फैब्रिक का बना होता है। लेमिनेटेड फेनोलिक्स जो है बेरिंग ये किसका बना होता है, तो ये कॉटन फैब्रिक का बना होता है, कॉटन फैब्रिक या एस्बेस्टॉस का बना होता है, एस्बेस्टॉस, ठीक है। कॉटन फैब्रिक या एस्बेस्टॉस के बने होते हैं, एस्बेस्टॉस भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो उसके बनाए जाते हैं। और इन बीरिंग को आपस में जोड़ने के लिए, कॉटन फैब्रिक की बीरिंग बनाई जा रही है तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फिनोलिक रेजिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फिनोलिक रेजिन यूज किया जाता है आपस में जोड़ने के लिए। इनकी जो होती है थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मी चालकता बहुत ही कम होती है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बॉल बीयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। जो हमारी बॉल बीयरिंग होती है उसमें गहरे ग्रूव्स दिए जा रहे हैं जो बॉल रेसेस में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जो बॉल बीयरिंग हमारी जनरली होती है बीयरिंग, उनमें हमारा क्या होता है, एक इंटरनल इनर रेस होता है, इसके ऊपर हमारी बॉल्स होती हैं, ये क्या हो गई, हमारी बॉल हो गई एक दूसरे से बराबर दूरी पे, ये बॉल हो गई। बॉल को एक दूसरे से बराबर दूरी पे रखने के लिए, तो बॉल आगे पीछे हो सकती है ना, यहाँ पे लगाया जाता है केज, इस टाइप से आकृति में कुछ बना होता है, क्या बोलते हैं इसको, केज बोलते हैं या सेपरेटर भी बोला जाता है। केज या सेपरेटर भी बोलते हैं, इस टाइप से बना होता है जो इन सबको एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखता है। और इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर होगा आउटर रेस, ठीक है। अंदर वाला क्या हो गया हमारा, इनर रेस, जो बाहर वाला है आउटर रेस, जो यह है इसको केज या सेपरेटर बोलते हैं, और अंदर जो है हमारी वो बॉल है, ठीक है। तो ये बॉल बीयरिंग हो गई हमारी, इस टाइप से होती है। इनमें जो केज का काम था क्या था, सभी बॉल को एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होता है हमारा कि जो यहाँ पे ग्रूव्स की बात कर रहा है, तो अगर हम इसको मैं सीधा बनाऊँ, या तो ऐसे सामने से दिख रहा है ऐसे लाइनिंग टाइप का, अगर मैं सीधी बात करूँ तो ये इनर रेस होगा, इतनी चौड़ाई में होगा ना, और इनमें गहरे ग्रूव्स बनाए जाते हैं, गहराई में क्या ग्रूव काट दिया जाता है और उसके अंदर हमारा होता है बॉल। तो यह ग्रूव क्यों काटा जा रहा है, तो जनरली हमारी जो बियरिंग होती है उन पर 2 लोड लगते हैं। एक होता है रेडियल लोड जो ऐसे लगता है ऊपर से, रेडियल लोड, और दूसरा एक लोड लगता है जो उसके एक्सिस पे लगता है, उसे बोलते हैं एक्सियल लोड, या एक्सियल लोड को थ्रस्ट लोड भी कहते हैं। रेडियल लोड, 2 लोड लगते हैं हमारे बेरिंग पे, रेडियल लोड और एक्सियल लोड। एक्सियल लोड को थ्रस्ट लोड भी बोलते हैं। दोनों को समझेंगे क्या चीज़ होता है। जब बियरिंग के ऊपर, मतलब जैसे यह हमारी शाफ्ट है, यहाँ बियरिंग लगी हुई है, तो जो लोड ऊपर से वर्क करे, इसकी बियरिंग की लंबवत वर्क करे ऐसे ऊपर से, तो वह रेडियल लोड होता है। जनरली हमारी बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, जो भी बियरिंग होती है मैक्सिमम ये सब रेडियल लोड को साइन करती हैं, ठीक है। और जब बियरिंग हमारी लगी हुई है और बियरिंग के एक्सिस पे, मतलब ये जो बियरिंग है या शाफ्ट है, शाफ्ट पे बियरिंग लगी होगी, तो शाफ्ट की जो एक्सिस है, जब इस पे लोड इधर से इधर, जो ऊपर से लोड लग रहा था तो रेडियल लोड, जब इसके एक्सिस पे जब लोड लगेगा तो वह होता है एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड। तो जब ऊपर से लोड लगेगा तब तो ये कितना लोड लगे बियरिंग सहन कर देगी, पर जब साइड से लोड लगता है, एक्सियल लोड लगता है, तो इस
अगर मान लीजिए नॉर्मल होगा, ग्रूव्स नहीं कटा होगा, तो ये जो बॉल है इसके अंदर जो गोली है उसके बाहर निकलने का डर रहेगा, उसके बाहर निकलने का डर होगा बॉल को, तो बॉल बाहर ना निकले, बाहर ना फेंके बियरिंग से, इसलिए इसमें ग्रूव्स काट दिया जाता है और उन ग्रूव्स में जो हमारे बॉल बैठे रहते हैं ताकि एक्सियल लोड को भी सहन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए, कि जो एक्सियल थ्रस्ट लोड लग रहा है उसके लिए हम यहाँ पे ग्रूव्स बनाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन और ये भी पूछ लेता है कि कौन सी बीयरिंग है जो एक्सियल और रेडियल दोनों लोड को सहन कर सकती है, तो उसके लिए स्पेशली बनाई गई थी एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग होती है जो एक्सियल और रेडियल दोनों लोड को सहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए बॉल बियरिंग हमने पढ़ा, बॉल जैसी थी, रोलर में रोलर यूज किए जाते हैं, वो भी डबल रो वाला है। सिंगल रो होता तो मतलब इस तरह से हमारी बियरिंग होती और इसमें हमारे रोलर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रोलर लगे होते हैं। यह बॉल बियरिंग की अपेक्षा अधिक लोड को सहन करता है। इस तरह से रोलर होते हैं और इनके बीच में भी केज लगा होता है जो इन्हें समान दूरी पर रखे रहता है। ठीक है, तो ये बियरिंग हमारी गोलाई में होती है और इनमें ऐसे रोलर लगे रहते हैं। कहाँ लगे होते हैं? इनर और आउटर रेस के बीच में। लेकिन यहाँ बात कर रहा है डबल रो रोलर बियरिंग। डबल रो में क्या होगा कि इसमें दो रो में हमारी रोलर बियरिंग होगी, एक रोलर इधर और एक रोलर इधर, एक रोलर यहाँ पे तो दूसरा रोलर यहाँ पे, एक रोलर यहाँ पे है तो दूसरा रोलर यहाँ पे, मतलब दो रो में है हमारे। डबल रो हो गई, इसका मतलब साफ है कि भाई जब सिंगल रो है तो कम लोड होगा, डबल रो है तो अब यह और अधिक लोड सहन कर पाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियल लोड तो सहन करेगा लेकिन भारी रेडियल लोड, क्योंकि डबल रो हो गया। नॉर्मल होता तो रेडियल लोड, भारी रेडियल लोड होगा क्योंकि ये डबल रो रोलर बियरिंग होगी हमारी। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भारी रेडियल लोड को सहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि बियरिंग मटेरियल जो होता है हमारा उसका गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होनी चाहिए। यह मान लीजिए हमारी बियरिंग है, बियरिंग में हमारे क्या होंगे? बॉल होंगे, ये बियरिंग होंगे और बियरिंग में लगा होगा हमारा शाफ्ट। भाई बियरिंग में हमारा शाफ्ट लगेगा और बियरिंग, तो कह रहा है जो बियरिंग का गलनांक होना चाहिए वह कम होना चाहिए, शाफ्ट का अधिक होना चाहिए। मतलब बियरिंग पहले गल जाए शाफ्ट बाद में, क्योंकि जब भी बियरिंग शाफ्ट एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे तो वहाँ पे क्या फ्रिक्शन होगा, हीट उत्पन्न होगा ही। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बियरिंग का गलनांक कम रखे, शाफ्ट का अधिक रखे, जिससे कि शाफ्ट सीज ना हो। जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। ठीक है, सीजर मतलब सीज से बना हुआ है, सीज होना मतलब बंद हो जाना। जैसे आपने देखा होगा बाइक का जो इंजन वगैरह होता है वो क्या होता है? सीज हो जाता है। जब बाइक में लुब्रिकेंट मतलब जब हमारे मोबिल ऑयल खत्म हो जाता है, तो जब अगर हम बाइक को चला दें, मोबिल ऑयल हम ध्यान नहीं दिए, मोबिल ऑयल खत्म हो चुका है, तो इंजन गर्म होकर बाद में सीज हो जाता है। सीज होने का मतलब उसकी शाफ्ट गर्म होकर फैल जाएगी और अब वो फैलेगी तो बियरिंग में जाम हो जाएगी और घूमना बंद कर देगी। तो उस केस में क्या करते हैं, फिर अंदर उसको होता है ना कि क्रैंक करवा के टर्न करवाते हैं, शाफ्ट को निकाल के उसकी टर्निंग करवाते हैं, मतलब जो फैला हुआ भाग था उसको टर्निंग करके फिर पतला बनाते हैं ताकि वह इंजन फिर से हमारा काम करना शुरू कर सके। जो बियरिंग में फंस गया था, सीज होने का मतलब क्या, शाफ्ट गर्म होकर फैल गई थी और वह वहाँ पे फंस गया था, क्योंकि लुब्रिकेट नहीं था तो वह गर्म हो गया ज़्यादा और फैल गया। तो हमने उसकी टर्निंग की और फिर से शाफ्ट को वहाँ यूज़ किया, तब वो चलना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि शाफ्ट का जो हम गलनांक रखते हैं वो, ठीक है, बियरिंग का गलनांक जो होगा शाफ्ट से कम रखेंगे ताकि प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, मतलब शाफ्ट को सीज होने से बचाया जा सके। सीज होने का मतलब शाफ्ट को सीज होने से रोकने के लिए, बंद होने से रोकने के लिए, शाफ्ट को सीज होने से रोकने के लिए। दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए बियरिंग आपकी दोनों में जब गर्म होंगे तो अगर मान लीजिए आपकी शाफ्ट पिघल जाती है, बियरिंग का अगर गलनांक अधिक होता तो शाफ्ट पहले पिघल जाएगी, और शाफ्ट पिघल जाएगी तो आपको पूरी शाफ्ट बदलने का मतलब है ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि बियरिंग छोटी सी होती है। अगर मान लीजिए बियरिंग पिघल जाए तो आप आराम से दूसरी बियरिंग बदल सकते हैं। तो इसीलिए दूसरे कारण ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए हम जो बियरिंग का गलनांक होता है वह कम रखते हैं और शाफ्ट का अधिक रखते हैं। दूसरे शब्दों में कि शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए कि यह फैलेगी तो यह इसमें चिपक जाएगी, सीज हो जाएगा, तो शाफ्ट को सीज होने से रोकने के लिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वाशर का नाम क्या है? दरअसल यह जो वाशर है हमारा, यह लॉक वाशर है। कौन सा वाशर है?
लॉक वाशर है। इसके बीच में दरअसल हमारा नट होता है, मान लीजिए नट हो गया हमारा। जब नट आता है तो इसका एक सरफेस नट के साथ मोड़ दिया जाता है और इसका दूसरा जो दाता है यह मशीन की बॉडी के साथ मोड़ सकते हैं। एक नट को पकड़ लेता है और एक दाता मशीन की बॉडी को पकड़ लेता है। तो अब क्या होगा, वो नट को घूमने नहीं देगा, नट लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक दाता नट के साथ और दूसरा मशीन की बॉडी के साथ। तो यह वाशर जो नट और मशीन की बॉडी को पकड़ा रहेगा एक साथ और नट को घूमने नहीं देगा। तो इस तरह से हमारा नट लॉक हो जाता है। तो यह हमारा लॉक वाशर होता है। कौन सा वाशर है यह? लॉक वाशर है। इसमें भी दो चीज़ें होती है कि अगर मान लीजिए आपका वाशर इस टाइप से दिया हुआ हो, दाता या आपका कटा हुआ है और बीच में होल बना हुआ, तो यह होगा हमारा एक्सटर्नल, बाहर दाता कटा है ना, एक्सटर्नल लॉक वाशर। और एक दूसरा होता है बाहर सही रहता है, अंदर दाता कटा होता है, बाहर ठीक होगा और अंदर दाता कटा होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल लॉक वाशर। और इस फिगर में क्या है, देखिए बाहर भी दाता कटा है, अंदर भी कटा हुआ। जब दोनों कटा हुआ तो एक तरह से कह सकते हैं दोनों का कंबाइंड है, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल लॉक वाशर है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन 3 है आंतरिक और बाहरी लॉक वाशर होना चाहिए। यहाँ पे आंतरिक और बाहरी लॉक वाशर, मतलब दोनों एक ही में दे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बीयरिंग कार्य कर सकती है? मतलब इनमें से कौन सी मिश्र धातु वाली बीयरिंग है जो हाई टेम्परेचर और हाई लोड को सहन कर सकती है? तो हाई टेम्परेचर हाई लोड के लिए कैडमियम आधारित मिश्र धातु हम यूज करते हैं, ठीक है। या एल्युमिनियम मिश्र धातु भी हाई टेम्परेचर हाई लोड को सहन कर सकती है। तो दोनों जो होती है एल्युमिनियम मिश्र धातु और कैडमियम आधारित मिश्र धातु या हाई टेम्परेचर हाई लोड के लिए यूज की जाती है। कास्ट आयरन जो होता है धीमी गति के लिए हम यूज करते हैं, हल्के लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई लोड के लिए कैडमियम आधारित मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस धातु की कोटिंग विधि क्या है? आपको फिगर दिखाया गया, पूछ रहा है इस धातु की कोटिंग विधि क्या है। तो दरअसल ये जो विधि है हमारी, इस फिगर देखो ज़्यादातर लोगों को दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यह कौन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दरअसल हमें ध्यान देना होता है कि 4 चीज़ें होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इनमें 4 चीज़ें जरूरी है। डीसी करेंट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एनोड, तीसरा कैथोड और चौथा घोल। इसमें जो घोल रहता है वह NaCl वगैरह का हम घोल कर देते हैं, नमक का घोल भी इसमें बना लेते हैं और उसमें फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये किस हिसाब से काम कर रहा है? तो देखिए यहाँ जो बीच में है हमारा, बीच में जो है यह है हमारा जॉब। बीच में क्या है? जॉब है। जॉब मतलब जिस पर हमें मटेरियल चढ़ाना है, जिस पर परत चढ़ाना है, ये जॉब हो गई हमारा। जॉब को जो है हम कैथोड से जोड़ते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जॉब को कैथोड से जोड़ा जाएगा एनोड से। जिस पर परत चढ़ानी होती है, जो जॉब होती है, उसको कैथोड से जोड़ा जाता है। और बगल में दोनों साइड क्या लटकाया गया? तो यह दोनों हैं वह मटेरियल को लटकाया गया जिसकी परत चढ़ानी है। हम इस पर क्रोमियम की, निकेल की, सोना चांदी किसी भी चीज़ का इस पर परत चढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है। ये दोनों साइड हमने उस मटेरियल को लटका रखा है। यह कौन सा मटेरियल है? तो जिसकी परत चढ़ानी है, मतलब जो उसकी परत चढ़ानी होती है उसे हम एनोड से जोड़ते हैं। एनोड, जिसकी परत चढ़ानी होती है उसे हम एनोड से जोड़ते हैं। यह क्या है? तो जिसकी परत चढ़ानी है या उतारनी है, कह सकते हो आप भाई। इसी की परत उतार के दूसरे पे चढ़ेगी। और बीच में क्या होता है? तो बीच में होता है हमारा घोल होता है। बताया था NaCl वगैरह का हम घोल बना सकते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हमारा दिया जाता है। जो डीसी करंट होती है इसमें हम लो वोल्ट और हाई करंट देते हैं, ये भी ध्यान रखना है, लो वोल्ट और हाई करंट। जो एनोड होता है या पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वह निगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी जॉब पर आसानी से जो हमारे निकेल क्रोमियम वगैरह की परत है, सोने चांदी की परत चढ़ानी है, उसको चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो ये ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखना। लंबे समय तक जंग ना लगने देना
और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसी धातु में जो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और उसको क्या लंबे समय तक वो बनाए रखे, वो जल्दी खराब ना हुआ पॉलिश, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं क्रोमियम। दरअसल निकिल और क्रोमियम दोनों यूज किए जाते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन निकिल की तुलना में क्रोमियम ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि निकिल की परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि क्रोमियम की परत जो होती है निकिल से ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। तो निकिल की अपेक्षा क्रोमियम ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों ही जो हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से चढ़ाए जाते हैं, या जो निकिल क्रोमियम दोनों परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्रोमियम ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है लंबे समय तक जंग को न लगने देना, तो वह क्रोमियम होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और यहाँ पे और होगा, और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? कि एक तो ऐसा है कि संक्षारण से मतलब जंग से सुरक्षा करे, और कोटिंग पर जो हमारा कोटिंग चढ़ाई गई है, जो पेंट लगाया गया है, अगर मान लीजिए उस वस्तु के टेम्परेचर में वो गर्म ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो पेंट पे कोई असर ना पड़े। ऐसा ना हो कि मान लीजिए जिस वस्तु पे हमने पेंट चढ़ाया है वो किसी वजह से गर्म हो गई, हीट हुई, तो पेंट पपड़ी बन के छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी धातु है जो संक्षारण प्रतिरोधी है, जो जंग से तो सुरक्षा करती ही है, प्लस जो कोटिंग उस पर चढ़ाई गई है, जो पेंट चढ़ाया गया है, उसका टेम्परेचर चेंज होने पर, तापमान भिन्नता, टेम्परेचर चेंज होने पर भी दरार ना पड़े या छीले नहीं, या कह लीजिए पपड़ी बनकर छोड़े नहीं, तो वह कौन सा होता है? तो वह होता है आपका जस्ता या जिंक। ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा होगा कि जो जिंक होती है इसकी परत कैसे चढ़ाई जाती है। तो जिंक को तो पहले ही हम गर्म करके रखते हैं, उसको गर्म करके एक घोल बनाया गया होता है, और उसमें हम जो हमारी स्टील की चादर वगैरह होती है उसको उसमें डुबोते हैं, लोहे की चादर को उस जिंक में डुबोया जाता है और फिर बाहर निकाल लेते हैं, और उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है। तो पहले से गर्म है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? रासायनिक संयंत्र हो या खाद्य प्रोसेसिंग, यहाँ ध्यान रखना खाद्य मतलब खाने वाली वस्तु है जो, तो उनमें हम कौन सी धातु यूज करेंगे? तो लीड वगैरह, शीशा आप जानते हैं, शीशा तो भाई जहरीला होता है, इसको खाने वाने की वस्तुओं में हम यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली जो होता है हमारा जो खाने के सामान वगैरह जो पैकिंग वगैरह होती है उन्हें हम स्टेनलेस स्टील के बर्तन वगैरह में, कि धातु के बर्तन में और बंद किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही होगा। बाकी इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, globaliti.org वेबसाइट को ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो जो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।